Hey guys, welcome to Tuition Wala Foundation. I'm your biology and chemistry educator Anjali. I hope you're doing very well और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप बाकायदा अपने सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे एंड चैनल की प्लेलिस्ट में आपने सारे वीडियोस रिगार्डिंग बायोलॉजी सेशन व्यूज़ कर लिए होंगे। एंड नाउ आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी सेकेंड यूनिट का एक और चैप्टर जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अब तक हम लोग ने प्लांट फिजियोलॉजी में क्या देखा? तो अब तक हमने प्लांट फिजियोलॉजी में ये देखा कि प्लांट का जो ट्रांसपोर्ट होता है रिगार्डिंग वाटर एंड फूड थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम वो कैसे ऑकर होता है। देन प्लांट के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस, इन सारे प्रोसेस के बारे में अब तक पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग ने स्टडी कर लिया। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि जो प्रोडक्ट्स हम लोग ने अब तक देखे यानी कि फोटोसिंथेसिस से बना ग्लूकोज, ट्रांसपिरेशन से वाटर का एवापोरेशन, ये सब चीज़ें प्लांट में कैसे रेगुलेट होती हैं। कुछ ना कुछ तो होगा प्लांट में, कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो इन चीज़ों को प्रॉपरली बोलते हैं कि भाई अगर लीफ की ज़रूरत, अगर लीफ में सपोज ग्लूकोज बन रहा है तो वो ग्लूकोज की ज़रूरत रूट्स को भी है, वो ग्लूकोज की ज़रूरत डेवलपिंग सीड्स, डेवलपिंग फ्रूट्स को भी है। तो ये नीड ग्लूकोज की फ्रॉम द लीफ टूवर्ड्स द अपर पार्ट लाइक फ्रूट्स एंड फ्लावर्स एंड टूवर्ड्स द लोअर पार्ट लाइक योर ग्रोइंग सिडलिंग, इनकी नीड कैसे फुलफिल होती है? तो इनकी नीड फुलफिल होती है थ्रू दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक नंबर 1 रिगार्डिंग फाइटोहॉर्मोन्स। अब ये फाइटोहॉर्मोन्स क्या होता है? तो बेसिकली फाइटोहॉर्मोन्स आर हॉर्मोन्स फाइंड इनसाइड द प्लांट्स। जैसे कि अगर मैं बोलूं वाटर प्लांट्स यानी कि पानी के अंदर मिलने वाले प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज फाइटोप्लैंक्टॉन्स, द प्लांट्स फाउंड इनसाइड द वाटर। सिमिलरली जो हार्मोन्स प्लांट के अंदर मिलते हैं उनको हम बोलते हैं फाइटोहॉर्मोन्स। तो फाइटोहॉर्मोन्स आर नथिंग बट द हार्मोन्स फाउंड इनसाइड द प्लांट्स। ओके, नाउ हम लोग ने अब तक देख लिया कि फाइटोहॉर्मोन्स फाउंड इनसाइड द प्लांट। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट के हार्मोन किस लेवल तक प्लांट में यूटिलाइज होते हैं, यानी किस लेवल तक उनका फंक्शन हो सकता है एक प्लांट बॉडी में? तो बेसिकली मैं अगर एक एग्जांपल लूँ यहाँ पे, तो ये एक लीफ है। ओके, इस लीफ को मैंने कहाँ रखा है? सनलाइट के अंडर द सनलाइट मैंने इस लीफ को प्लेस किया है। ये लीफ ग्रो हो रही है। अब क्या होता है, अगर सन का डायरेक्शन, ये लीफ फिलहाल इस साइड बेंड है, ये लीफ, दोनों लीफ एट प्रेजेंट इस साइड को बेंड है इन दिस वे। अगर सन का डायरेक्शन यहां से होके यहां आ जाता है, सन यहां से होके यहां आ जाता है, तो लीफ का डायरेक्शन विल चेंज अकॉर्डिंगली, यानी कि अब लीफ इस साइड बेंड ना होके द लीफ आर नाउ गोइंग टू बी बेंड ओवर दिस साइड। लीफ का बेंडिंग थोड़ी इस साइड हो जाएगी, नॉट ए कंप्लीटली लाइक दैट बट लाइक दिस, ऐसे लीफ थोड़ी सी बेंड करेगी। सो ये जो मूवमेंट है लीफ का, ये किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है? ये हो रहा है सनलाइट के रिस्पॉन्स में। और ये जो मूवमेंट हो रहा है सनलाइट के रिस्पॉन्स में, इस मूवमेंट को हम कहते हैं फोटोट्रोपिज्म। अच्छा, वो टॉपिक तो हमें लास्ट में पढ़ना है, तो अब उस टॉपिक पे फोकस ना करके बेसिक थिंग पे आते हैं कि ये जो लाइट है, सनलाइट है, ये एक तरह से एक्ट कर रही है स्टिमुलाई के थ्रू। स्टिमुलाई और स्टिम्युलस, दिस मीन्स एक्सटर्नल कोई भी फैक्टर, ऐसा कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर दैट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ प्लांट। ओके, स्टिमुलाई मीन्स एक्सटर्नल फैक्टर दैट रिजल्ट्स in movement of plant. Is this thing clear? Okay, तो प्लांट जो है स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में मूवमेंट ऑफ प्लांट किसकी वजह से होता है?
in the form of रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। और ये जो रिस्पॉन्स होता है ये फिलहाल किस वे में हो रहा है? तो दिस रिस्पॉन्स इज इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग, यानी कि प्लांट की जो लीफ है दे आर बेंडिंग इन सर्टेन डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? द डायरेक्शन वेयर द लाइट इज कमिंग फ्रॉम। तो लाइट एक्ट्स लाइक अ स्टिमुलाई। स्टिमुलाई इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ प्लांट्स। और ये जो मूवमेंट है ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। और ये जो रिस्पॉन्स है ये प्लांट कैसे दे रहा है? इन दिस केस इन द फॉर्म ऑफ बेंडिंग। एंड द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल for this response, factor responsible for this response are nothing but the hormones. Okay, इस मूवमेंट, इस रिस्पॉन्स के ऊपर, इस रिस्पॉन्स को कौन पावर्ड करता है, यानी कौन स्पॉन्सर करता है इस रिस्पॉन्स को? इसको स्पॉन्सर करते हैं हार्मोन्स। और अगर वो हार्मोन्स प्लांट में प्रेजेंट हो तो उनको हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। आई होप सो इतना थिंग आपकी क्लियर हो गई होगी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या पढ़ा है? अबाउट दी फाइटो हार्मोन्स, हार्मोन्स प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट। ओके, अब एक सनलाइट फॉल हो रही है प्लांट के जिस पार्ट पे, उस पार्ट पे प्लांट का जो लीफ है बेंड करेगा। तो सनलाइट एक्ट्स लाइक अ स्टिमुलाई, जो स्टिमुलाई कॉज करती है मूवमेंट इन प्लांट। और मूवमेंट किस फॉर्म में होता है? मूवमेंट इज इन द फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स। यहाँ पे रिस्पॉन्स कैसा है? बेंडिंग है। और फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल होता है इस रिस्पॉन्स के लिए उसको हम क्या बोलते हैं? हार्मोन्स। और वो हार्मोन्स अगर प्लांट में हो तो उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम एज फाइटो हार्मोन्स। ओके, नाउ अब हमने देख लिया फाइटो हार्मोन्स यानी हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स। ओके, अब हमें देखने हैं कि प्लांट में इन टोटल कितने हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई हैव स्टडीड दिस चैप्टर, तो आई कैन इजीली से देयर आर 5 हार्मोन्स इनसाइड प्लांट। बट अगर आप लोग ने नहीं पढ़ा है तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग हर हार्मोन्स को थोड़ी सी डिटेल में, नॉट एग्जैक्टली डिटेल बट थोड़ी थोड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सेकेंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ phytohormones. Either you can write plant hormones or you can write phytohormones. Okay, types of phytohormones. Now सबसे पहला phytohormones आता है हमारा, the very first phytohormone is ऑक्सिन। आई होप सो आपने इसके बारे में सुना होगा, मे बी इन योर 9th स्टैंडर्ड, कि प्लांट के ऐसे हार्मोन्स होते हैं दैट कॉजेज सर्टन केमिकल चेंजेस इन प्लांट, जिसमें आपने सुना होगा ऑक्सिन, ग्रोथ, रेगुलेशन। ओके, ट्राई टू रिकॉल सर्टन थिंग्स, तो आप उनको को रिलेट कर सकते हो। ओके, ऑक्सिन, द फर्स्ट फाइटो हार्मोन डिस्कवर्ड, द फर्स्ट फाइटो हार्मोन डिस्कवर्ड इन प्लांट्स। ओके, सबसे पहला फाइटो हार्मोन कौन सा डिस्कवर हुआ था? ऑक्सिन, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय F.W. वेंट। इट इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस हार्मोन। ओके, अगर मैं ऑक्सिन के बारे में बात करूं तो ऑक्सिन बेसिकली क्या होता है? ऑक्सिन इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेंट। इट इज अ काइंड ऑफ ग्रोथ स्टिम्युलेंट। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे टर्म्स आएंगे जो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, जैसे स्टिमुलेंट होता है, सिनेंसिस होता है, डाइहेंसिस होता है। सो हर एक टर्म का आई विल गिव यू द मीनिंग इनसाइड द ब्रैकेट्स, डोंट फॉरगेट टू राइट दैट मीनिंग। ओके, कि अहेड जाके आप जब उसको रिवाइज करेंगे तो आप भूल ना जाए कि उन टर्म का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ओके, तो स्टिमुलेंट इज समथिंग दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ एनी रिएक्शन या इंक्रीजेज द रेट ऑफ एनी एक्शन। ग्रोथ एक तरह का एक्शन है, और ग्रोथ स्टिमुलेंट यानी ग्रोथ का इंक्रीज। अगर आज ग्रोथ हो रही है इतने लेवल पे, आज ग्रोथ हो रही है प्लांट की इतने लेवल पे, तो कल ग्रोथ होगी प्लांट की इतने लेवल पे, फिर परसों होगी इतने लेवल पे। तो दिस मीन्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज स्टिम्युलेटेड टू इंक्रीज द रेट ऑफ समथिंग। और ये स्टिमुलेंट किसकी वजह से हो रही है? ये हो रही है हमारे ऑक्सिन की वजह से। किसकी वजह से? ऑक्सिन।
नेक्स्ट थिंग, ये जो ऑक्सिन है इट इज फाउंड बोथ इन हायर एंड लोअर प्लांट्स। ऐसा नहीं बोल सकते कि सिर्फ जो प्लांट ट्रीज के फॉर्मेशन के कैपेबल हो सिर्फ उनमें ही आपको ऑक्सिन मिले, नो, ऑक्सिन इज फाउंड इनसाइड हायर प्लांट्स एज वेल एज इन दी लोअर प्लांट्स। नाउ ऑक्सिन बेसिकली तो मैंने बोल दिया हर प्लांट्स में फाउंड होता है, बट प्लांट में एग्जैक्टली कहाँ पे? तो ऑक्सिन इज फाउंड इन दी मेरिस्टेमेटिक रीजन। ऑक्सिन इज फाउंड इन दी मेरिस्टेमेटिक रीजन। अब ये मेरिस्टेमेटिक रीजन के बारे में मैंने आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये रीजन होता है जहाँ पे होता है एक्टिव सेल डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक प्लांट का ऐसा रीजन होता है जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ही एक्टिव रेट में प्रेजेंट होता है। अब मेरिस्टेमेटिक जो रीजन होता है वो 2 टाइप्स में होता है, टिप ऑफ रूट पे एंड इन द टिप ऑफ शूट। टिप ऑफ शूट पे। इज दिस थिंग क्लियर? रूट के टिप पे होगा मेरिस्टेमेटिक सेल्स और शूट के टिप पे होंगे मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑक्सिन कि ऑक्सिन वाज द फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन इन प्लांट्स and it was discovered by F.W. Wendt. Auxin is a type of growth stimulant hormone. Okay, then it is found in the meristematic region. Meristematic region कहाँ होगा? Root apical meristem and shoot apical meristem. Now a natural auxin, एक टाइप ऑफ ऑक्सिन जो कि नेचुरली फाउंड होती है, a natural type of auxin, a natural type of auxin is IAA. IAA stands for indole 3-acetic acid. Is this thing cleared? Okay, तो ऑक्सिन जो है आर्टिफिशियल ऑक्सिन भी होती है, नेचुरल ऑक्सिन भी होती है। आर्टिफिशियल ऑक्सिन ये वो होती हैं जो हम प्लांट के अंदर इंसर्ट करते हैं टू एक्सेलरेट इट्स ग्रोथ, आर्टिफिशियली इन द फॉर्म ऑफ लाइक इरिगेशन के थ्रू, इंजेक्शंस के थ्रू हम प्लांट में किसी ना किसी वे से वो ऑक्सिन, आर्टिफिशियल ऑक्सिन इंसर्ट करते हैं टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। बट एक नेचुरल टाइप ऑफ ऑक्सिन भी प्लांट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है जो क्या होती है? IAA। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज स्टैंड फॉर इंडोल 3-एसिटिक एसिड। मीन्स इंडोल कंपाउंड में थर्ड ग्रुप है एसिटिक एसिड, थर्ड कार्बन पे एसिटिक एसिड प्रेजेंट होगा। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ऑक्सिन? ऑक्सिन बेसिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? तो सबसे पहला फंक्शन है ग्रोथ। ऑक्सिन प्रमोट द ग्रोथ, बट ग्रोथ भी तो प्लांट की 2 टाइप से होती है। प्लांट इधर लेंथ वाइज ग्रो करेगा, अगर मैं बोल रही हूँ ये एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट स्मॉल है, अब मैंने बोला ये प्लांट ट्री ना बन के ये प्लांट बुश बन गया। क्या बन गया? बुश। यानी कि इसने कैसा ग्रो किया? लेटरल ग्रोथ। ये लेटरली ग्रो हो गया, सॉरी, ये लेटरली ग्रो हो गया। और अगर मैं बोलूँ ये लेटरल ग्रोथ ना करके इट हैज़ ग्रोन इनटू अ लॉन्ग ट्री, प्लांट एक लॉन्ग ट्री में ग्रो हो गया, इसका मतलब क्या है? इसने एपिकली ग्रोथ की है। यानी कि एपिकल यानी टिप, जो प्लांट की टिप है वो ज़्यादा ग्रो हुई है, और लेटरल यानी कि प्लांट की जो लेटरल साइड है, स्टेम का जो लेटरल साइड है वो ग्रो हुआ है। तो लेटरल ग्रोथ प्लांट की ऐसे होती है ब्रेथ में, और एपिकल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लेंथ। तो फंक्शन ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन बेसिकली क्या करता है? ऑक्सिन बेसिकली कॉजेज द ग्रोथ इन द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट, इन द एपिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को बहुत ही ध्यान से सुननी है कि अगर प्लांट जो है, इफ़ अ प्लांट इज ग्रोइंग एपिकली, एपिकल ग्रोथ हो रही है इसकी, ग्रोइंग इन एपिकल, तो लेटरल ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। ओके, अगर एक प्लांट है वो एपिकली ग्रो हो रहा है तो उसकी लेटरल ग्रोथ नहीं हो सकती। अ प्लांट कैन नॉट ग्रो लेटरली इफ इट इज हैविंग इट्स एपिकल ग्रोथ, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? एपिकल डोमिनेंस। हाँ, प्लांट लेटरली तब ग्रो करेगा जब इसकी हम एपिकल
बड, एपिकल बड को रिमूव कर देंगे। अगर हमने इसकी एपिकल बड को रिमूव कर दिया देन प्लांट विल बी एबल टू ग्रो लेटरली। इज दिस थिंग क्लियर? तो ऑक्सिन कॉजेज द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द एपिकल डायरेक्शन, बट एपिकल डोमिनेंस जब तक रहेगी, जब तक एपिकल बड ग्रो हो रही है, लेटरल ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी। ओके और अगर लेटरल ग्रोथ को इनिशिएट करना है तो एपिकल बड को हमें रिमूव करना पड़ेगा। ओनली देन योर लेटरल ग्रोथ विल बी इनिशिएटेड एंड दिस एंटायर फिनोमिना इज नोन एज द एपिकल डोमिनेंस। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ this was the first function of your auxin to promote the apical growth. Second function of your auxin is to induce flowering. Okay, flowering induce करता है plant में, and it also delay the fall of leaf. It delays the fall of leaf, यानी leaf अगर बहुत जल्दी fall हो रही है तो उनको वो उस process को वो delay करता है। ठीक है? And the last function, but very important function, is that it induces parthenocarpy. Okay, some of you might have heard this word prior only, but जिनको नहीं पता है, I'm explaining to you what is parthenocarpy. Okay, so basically parthenocarpy क्या होता है कि देखो, एक जो हम लोग फर्टिलाइजेशन जब करते हैं प्लांट का, ठीक है, प्लांट में जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या प्रोड्यूस होता है? एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू ओव्यूल, डेवलप्स इनटू सीड एंड एम्ब्रियो डेवलप्स इनटू फ्रूट। जो ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है और जो एम्ब्रियो होता है वो फ्रूट बन जाता है। ओके, बट यहाँ पे जो फ्रूट प्रोड्यूस होते हैं पार्थिनोकार्पिक से, जो फ्रूट डेवलप होते हैं वो डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ऐसे फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो उनको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। यानी कि फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, ओव्यूल इनमें फर्टिलाइज्ड होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि फ्रूट डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन आर नोन एज दी पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। और अगर ओव्यूल से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो सीड भी नहीं होगी, देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड सीडलेस फ्रूट्स। इज दिस थिंग क्लियर? तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इन फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, नॉट टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। फ्लावरिंग प्लांट्स की फर्टिलाइजेशन की बात हो रही है, तो जहाँ पे हम लोग ने देखा है कि पोलन ट्यूब के थ्रू 2 मेल गैमेट्स कैरी होते हैं, ठीक है, जिसमें से ये मैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को स्मॉल में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें से यहाँ पे होते हैं हमारे कौन से? साइनर्जीड्स, देन एग सेल, यहाँ पे होते हैं हमारा पोलर न्यूक्लिया एंड देयर विल बी एंटीपोडल्स। इज दिस थिंग क्लियर? ये मैं थोड़ा और अच्छे से बता दूँ। यहाँ पे हमारा फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? पोलन ट्यूब के थ्रू गैमेट्स, मेल गैमेट्स एंटर करते हैं इनसाइड दी ओव्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे होते हैं हमारे साइनर्जीड्स और ये होता है मेन हमारा एग सेल, और यहाँ पे होता है हमारा पोलर न्यूक्लिया एंड यहाँ पे होते हैं हमारे एंटीपोडल्स, ठीक है। फर्स्ट मेल गैमेट, यहाँ से मेल गैमेट्स एंटर हो रहे हैं। फर्स्ट मेल गैमेट्स फर्टिलाइजेस विद द एग रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ zygote, and the second male gamete fertilizes with the polar nuclei result in the formation of primary endospermic nucleus, यानी कि पेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे पेन जो बन जाता है और जाइगोट बन जाता है, ओके, जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ओके, एंड पेन डेवलप्स into endosperm which provides nutrition to the growing embryo, okay, and ovule develops into seed, embryo develops into fruit। अब यहाँ पे ये फर्टिलाइजेशन प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, पार्थिनोकार्पी में ये पूरा प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, तो ना यहाँ पे सीड बचेगी, फ्रूट तो बन ही जाएगा, बट यहाँ पे सीड नहीं रहेगी, तो ये होते हैं हमारे सीडलेस फ्रूट्स। इज दिस थिंग क्लियर? ओके,
So this was all about your first plant hormone, that is your auxin. Auxin is one of the first phytohormones. It was discovered by F.W. Wendt. It is also called as a growth stimulant. Stimulant एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज करता है. देन ऑक्सिन कहाँ कहाँ मिलता है? तो ऑक्सिन इज फाइंड इन द रूट ऑफ टिप ऑफ द रूट एंड इन द टिप ऑफ द शूट, यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन्स में. ऑक्सिन के फंक्शन, एक नेचुरल टाइप ऑफ ऑक्सिन क्या होती है? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड. अब ऑक्सिन के फंक्शंस क्या होते हैं? तो ऑक्सिन कॉजेज द growth from the apical part, it induce flowering in plants and also it delays the fall of leaf and induce the parthenocarpy in plants. तो I hope so auxin के इतने functions आपको clear हो गए होंगे. Another function of auxin is parthenocarpy. Parthenocarpy आपको समझ में आ गया होगा. सीडलेस प्लांट, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो ओव्यूल कैन नॉट बी डेवलप इनटू सीड, और जब ओव्यूल सीड में नहीं डेवलप होगा तो प्लांट में सीड प्रेजेंट होगी ही नहीं. ओके, तो हम ऑक्सिन के बारे में अब तक जो भी पढ़ चुके हैं उतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है. एग्जाम में आपके फंक्शंस मोस्ट प्रोबेबली पूछ सकते हैं, एंड ऑल दिस हिस्ट्री ऑफ ऑक्सिन विल बी आस्क्ड मे बी इन MCQ सेक्शन और 1 word क्वेश्चंस. ओके, now we'll be moving towards the next plant hormone, or you can say the next phytohormone. I hope so auxin के सारे functions आपको clear हो गए होंगे. Nothing else. Apical dominance के बारे में भी मैंने पढ़ाया था. एपिकल डोमिनेंस क्या होता है कि जब तक एपिकल बर्ड को आप कट नहीं करेंगे तब तक लेटरल बर्ड की ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एपिकल डोमिनेंस. ओके, नाउ अब हम आते हैं हमारे सेकेंड प्लांट हार्मोन पे, जिनको हम बोलते हैं जिबरेलिक एसिड, और यू कैन से जिबरलिन्स. वी कॉल इट एज जिबरलिन्स. जिबरलिन्स और इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज जिबरेलिक एसिड. ओके, और शॉर्ट फॉर्म में इसको एब्रीविएट किया गया हमने GA. जिबरलिन्स इज वन ऑफ द काइंड ऑफ प्लांट हार्मोन. ये ऐसा फाइटो हार्मोन है दैट पहले इसका फाउंडिंग देख लेते कि कहाँ मिलता है. तो बेसिकली जिबरलिन्स कहाँ मिलेगा? ऑक्सिन के साथ, यानी कि मेरिस्टेमेटिक रीजन में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मेरिस्टेमेटिक रीजन ये कहाँ मिल सकता है? ये मिल सकता है आपको प्लांट की सीड्स में एंड इनसाइड द बर्ड्स. अब बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स होती है स्मॉल लीफ, यानी कि मेन लीफ के नीचे जो एक स्मॉल लीफ ग्रो होती है, यानी कि सपोज ये प्लांट है, ठीक है, ये इसकी मेन लीफ है. मेन लीफ के नीचे एक ग्रोथ ऑफ स्मॉल लीफ इज नथिंग बट योर बड. ओके, तो जिबरलिन्स कहाँ मिलते हैं? दे आर फाउंड इनसाइड मेरिस्टेम, सीड्स एंड बर्ड्स ऑफ द प्लांट्स. अब जिबरलिन का मेन काम क्या होता है? तो जिबरलिन्स हैज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन टू प्रमोट the growth of internodes. Now what are these internodes? अगर मैं बोलूँ ये एक स्टेम है प्लांट की, ठीक है, यहाँ पे लीव्स है, यहाँ पे लीव्स है और यहाँ पे ये स्टेम है. ये हो गए नोड्स, यानी कि अगर जो स्टेम डिवाइडेड है, ये हो गई 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड्स. दीज आर द नोड्स. ये क्या होती है? नोड्स. एंड द डिविजन बिटवीन द 2 नोड्स इज नोन एज योर internode. This portion is known as your internode. The division between 2 nodes are known as internodes. Okay. Now gibberellins जो होते हैं हमारे, gibberellins are of 4 type. कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप. अब वो टाइप्स के कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नेम्स नहीं है, सिंपल नेम्स हैं. जिबरलिन्स का एब्रीवेटेड फॉर्म क्या था? जिबरेलिक एसिड, GA. तो उसके टाइप्स होंगे GA1, देन GA2, देन GA3 and the last one is your GA4. Is this thing cleared? तो हमारे जिबरलिन्स कितने टाइप के होते हैं? बेसिकली दे आर ऑफ 4 टाइप्स. जिबरलिक एसिड 1, जिबरलिक एसिड 2, जिबरलिक एसिड 3, जिबरलिक एसिड 4. Now what is the functions of जिबरलिन्स? तो functions very important. जिबरलिन के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. तो फंक्शन ऑफ जिबरलिन सबसे पहला
तो इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ, इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड्स. Okay, is this thing cleared? It promotes the growth of the internodes, the region between the two nodes. Okay. Second function, again it promotes or induce parthenocarpy. Promotes parthenocarpy. C-A-R. Parthenocarpy. Then third function, it prevents aging. Prevents aging. What do you mean by aging? Aging means to prevent the plant from getting old. यानी कि प्लांट जो है वो बहुत जल्दी ओल्ड या पुराना ना हो जाए, उसके लीफ ग्रीन से ब्राउन या येलोइश कलर के ना हो जाए. टू मेक दैट श्योर कि भाई प्लांट जो है वो जल्दी फॉल ऑफ ना हो, उसके लीफ ब्राउन ना हो, वो ड्राई ना हो. वो काम किसका होता है? वो काम होता है जिबेरेलिक एसिड का. अब एजिंग का एक साइंटिफिक नेम है जिसको हम बोलते हैं senescence. It is also called as senescence of the leaf. Senescence means the aging, यानी कि olding ऑफ लीफ, यानी लीफ जो है वो ब्राउन ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए, रफ ना हो जाए. टू प्रिवेंट इट वी कॉल्ड इट सेनेंसिस ऑफ द लीव्स. एंड लास्ट वन, इट प्रिवेंट्स डॉर्मेंसी. very very important thing to study over here, dormancy. I'll explain this topic in a great detail right now, but पहले ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर ले, then I'll rough it and I'll explain dormancy. तो gibberellins are also known as gibberellic acid, Ga. Where is it found? It is found inside the meristem, seeds and bud region. Gibberellins क्या प्रमोट करता है? Gibberellins प्रमोट द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड, यानी कि इंटरनोड जितनी ज़्यादा एक्सपेंड हो पाए. तो अगर मैं बोल रही हूँ इंटरनोड की ग्रोथ हो रही है, यानी इंटरनोड ज़्यादा एक्सपेंड हो जाए, तो यहाँ से ये पहली छोटी इंटरनोड थी, अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है, विच मीन्स कि इंटरनोड की ग्रोथ हो रही है. तो क्या मैं इसको एक लेटरल ग्रोथ के तौर पे कंसीडर कर सकती हूँ? येस ऑफ कोर्स. तो जिबरलिन्स इन टर्न कॉजेज द लेटरल ग्रोथ ऑफ द प्लांट एज वेल. इज दिस थिंग क्लियर्ड? इंटरनोड की ग्रोथ यानी कि लेटरली प्लांट ग्रो हो रहा है, यानी इंटरनोड एक्सपैंड हो रही है साइंस में, तो वो लेटरल ग्रोथ भी कॉज करता है जिबरलिन्स. ओके, टाइप्स ऑफ जिबरलिन्स कितने होते हैं? तो जिबरेलिक एसिड 1, Ga2, Ga3, Ga4. व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ योर जिबरलिन्स? तो जिबरलिन्स परफॉर्म द ग्रोथ ऑफ इंटरनोड, इट प्रमोट्स पार्थिनोकार्पी इन प्लांट्स, प्रिवेंट्स द एजिंग ऑल्सो कॉल्ड एज सेनेंसिस, एंड नाउ इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द डॉर्मेंसी. अब हम देखते हैं डॉर्मेंसी क्या होता है. सो डॉर्मेंसी, अगर मैं आपको बताऊं कि एक सीड मैंने ली है, now we are studying about dormancy. Okay, अगर मैं आपको बोलूं मैंने एक सीड ली है, सपोज यहाँ पे कंडीशन है ड्राइड एरिया, कंडीशन है समर, एक्सट्रीम समर, या फिर मैं बात करूँ समर सीजन इन द डेजर्ट रीजन, तो यू कैन हार्डली इमेजिन कि कितनी ज़्यादा हीट होगी. ठीक है, समर सीजन इन दी डेजर्ट रीजन, सो यू कैन इमेजिन कितने ज़्यादा लेवल पे हीट हो सकती है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा हाई होगा. ओके, वहाँ पे मैंने जाके एक प्लांट यानी कैक्टस ही, सपोज कैक्टस ही, उसकी सीड लगा दी. ये क्या हो गई? ये है हमारी कैक्टस की सीड. नाउ व्हाट हैपन्स कि जो कैक्टस की सीड है वो इस एक्सट्रीम टेम्परेचर को सरवाइव कर पाएगी कि नहीं? एक तो रीजन है डेजर्ट का और सीजन है समर का, तो टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा. क्या ये सीड उस हाई टेम्परेचर को सरवाइव कर पाएगी? तो मेरा आंसर है कैन दिस सीड सरवाइव, कैन दिस सीड बी एबल टू सर्वाइव? This is my question. The answer for this, मैं ये आंसर कर देती हूँ, yes, the seed can survive this extreme weather. Now the question over here is how.
देखो कैक्टस डेजर्ट में ग्रो हो लेता है, बट समर सीजन में उसको प्लांट करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज समर सीजन इन द डेजर्ट टेम्परेचर वुड बी टू हाई। तो अब ये जो सीड है ये अपने अराउंड, इफ आई एम मेकिंग दिस सीड लाइक दिस, तो ये अपने अराउंड एक कोटिंग फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म कर लेती है? कोटिंग फॉर्म कर लेती है। और इसी कोटिंग की वजह से इट इज, एंड कोटिंग की वजह से सीड इज एबल टू प्रोटेक्ट itself from extreme climate. ओके, इसी प्रोटेक्शन, इसी कवरिंग या फिर इसी कोटिंग की वजह से सीड इज एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन। अब मैंने बोला चलो समर सीजन नहीं है, रीजन सिर्फ डेजर्ट का है। समर सीजन नहीं है, रीजन सिर्फ डेजर्ट का है, नॉर्मल टेम्परेचर होगा, ठीक है। अब इस नॉर्मल टेम्परेचर पे क्या ये कैक्टस की सीड को कोटिंग की ज़रूरत है? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि कोटिंग की ज़रूरत थी उसको टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम क्लाइमेट, बट अब क्लाइमेट नॉर्मल हो गया, अब क्लाइमेट एक्सट्रीम नहीं रहा। तो क्या होता है कि इस सीड को, इस कोटिंग को हमें रिमूव करना है, और इस कोटिंग को रिमूव करने का काम ही करती है हमारी जिबेरेलिक एसिड। Is this thing clear? So in this way it prevents the dormancy of seed, और अब ये कोटिंग को रिमूव कर देती है, and now the seed is capable enough to grow into cactus plant. Is this thing clear? So this was how the seed dormancy occurs and how the gibberellin is going to prevent this seed dormancy. Okay? तो आई होप सो आपको ऑक्सिन और जिबेरेलिन्स, इन दो प्लांट हार्मोन्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नाउ वी हैव फिनिश्ड अप with one of the phytohormones which was auxin, the first discovered phytohormone. अब हम देखने जा रहे हैं, as I've told you there are 5 hormones in plants. First hormone we are done with. Next is your cytokinins and gibberellins also. We have finished 2 plant hormones, auxin and gibberellins. Now is your third plant hormone, that is cytokinins. Cytokinins was basically discovered by Skugge and Miller. ये साइंटिस्ट के नाम है स्कूगी एंड मिलर इन द ईयर 1950s. एग्जैक्टली नहीं पता हमें कि 1951 1952 कब हुआ, बट वी नो दैट इन द ईयर 1950s में स्कूगी एंड मिलर वो द 2 साइंटिस्ट जिनने साइटोकाइनिन्स जैसा कोई एक हार्मोन प्लांट्स में डिस्कवर किया. ओके, नाउ ये साइटोकाइनिन्स कहाँ मिलता है? तो साइटोकाइनिन्स बेसिकली इज फाउंड इन द रूट टिप. कहाँ पे होता है? रूट की टिप में. मैं अगर बात करूँ तो ये है अगर एक रूट, तो इस रूट की टिप पे यहाँ पे यू विल बी फाइंडिंग साइटोकाइनिन्स. यहाँ पे हमको मिलेंगे हमारे साइटोकाइनिन्स. ओके, तो रूट की टिप से साइटोकाइनिन ट्रांसलोकेट होता है टूवर्ड्स द अदर पार्ट्स जस्ट लाइक फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव्स. किसके थ्रू? जाइलम के थ्रू. तो यहाँ से जो जाइलम है, दिस इज नथिंग बट जाइलम. जाइलम विल कैरी साइटोकाइनिन्स फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वेयर इट इज रिक्वायर्ड. अब रिक्वायरमेंट की बात आती है तो फंक्शन की बात भी आनी चाहिए. तो इसकी रिक्वायरमेंट किस फंक्शन के लिए होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय साइटोकाइनिन्स इज सेल डिविजन. यानी कि सेल डिविजन जो होता है उस फंक्शन को इनिशिएट एज वेल एज एक्सेलरेट. इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना, एक्सेलरेट मतलब उसको स्पीड अप करना. तो सेल डिवीजन को स्टार्ट करना और उसको स्पीड अप करने का काम किसका होता है? साइटोकाइनिन्स का. तो साइटोकाइनिन्स आर वन सच हार्मोन्स दैट कॉजेज द इनिशिएशन एंड एक्सेलरेशन ऑफ योर सेल डिवीजन प्रोसेस. अब यही चीज़ इसका भी आंसर करती है कि वाई दे आर फाउंड इन द टिप ऑफ द रूट. सो लाइकवाइज मैंने आपको पहले बताया था कि मेरिस्टेमेटिक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन होता है, जहाँ पे सेल डिवीजन बहुत ही एक्टिव रेट पे परफॉर्म होता है. और मेरिस्टेम कौन से 2 बेसिकली रीजन्स होते हैं? तो वो होते हैं रूट की टिप पे, शूट की टिप पे. रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम. तो यहाँ पे सिमिलरली साइटोकाइनिन्स रूट की टिप पे मिलते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पे सेल डिवीजन होता है, एंड फ्रॉम देयर विद द हेल्प ऑफ जाइलम दे आर कैरिड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट.
अब साइटोकाइनेंस का फंक्शन क्या होता है? तो सबसे पहला फंक्शन तो हमें पता है कि साइटोकाइनेंस कॉजेज सेल डिवीजन, साइटोकाइनेंस कॉजेज सेल डिवीजन। नेक्स्ट, साइटोकाइनेंस प्रिवेंट्स एजिंग, एजिंग का एक और नाम मैंने आपको बताया था सिनेंसिस। जस्ट रिमेंबर द साइंटिफिक टर्म फॉर डिफरेंट मीनिंग्स, ओके। Then what is the function of cytokinin? Another function is break dormancy. अब जिबरलिक एसिड में भी हम लोग ने डॉर्मेंसी के बारे में देखा कि डॉर्मेंसी एक्चुअल में होती क्या है और प्लांट को उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या लॉस होते हैं। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है साइटोकाइनिन का? टू ब्रेक दिस डॉर्मेंसी। जस्ट लाइक जिबरलिक एसिड वो डॉर्मेंसी को ब्रेक कर रही थी व्हेन द टेम्परेचर इज नॉट दैट एक्सट्रीम, सिमिलरली यहाँ पे भी साइटोकाइनिन्स का काम है टू ब्रेक दिस प्लांट डॉर्मेंसी। Now, cytokinins function, very rare function of cytokinin is to inhibit apical dominance. अब apical dominance को cause कौन करता है? Which plant hormone causes the apical dominance? तो we know और हमने पढ़ा है just अभी प्रायर कि ऑक्सिन causes the apical dominance in plant. और उसी एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक डाउन कौन करता है? उसी एपिकल डोमिनेंस को सप्रेस कौन करता है? साइटोकाइनेंस। तो क्या मैं वैसा बोल सकती हूं कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेंस आर अपोजिट टू ईच अदर? मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि एक दूसरे के दुश्मन है। ऑक्सिन बोलता है नहीं एपिकल डोमिनेंस होगा, एपिकल डोमिनेंस होगा, बट साइटोकाइनिन क्या बोलता है कि नहीं एपिकल डोमिनेंस नहीं होगा। तो आई कुड क्लियरली write down over here that auxin and cytokinins are enemies of each other. Auxin versus cytokinin. Auxin support करता है apical dominance, cytokinin apical dominance support नहीं करता, तो they are the enemies of each other. Okay. Now next thing, they promote chlorophyll synthesis, very very important function. तो दो rare functions हम लोग ने देखे cytokinins के, जिसमें से सबसे पहला है it opposes apical dominance, यानी कि now it becomes the enemy of auxin. And last function is promoting the growth and synthesis of chlorophyll. Chlorophyll which is again very necessary for photosynthesis, and उसके synthesis करना is the work of cytokinins. So cytokinins is one of the most important plant hormone which causes cell division. Okay, it causes it causes the synthesis of chlorophyll, and it also causes the breakdown of apical dominance, the inhibition of apical dominance, and along with that, just like gibberellic acid, it breaks down the dormancy. Is this thing clear? So these were the functions of your cytokinins. Again, let us revise what are cytokinins. Cytokinins was discovered by Skugge and Miller in the year 1950s. साइटोकाइनिन्स हैव अ स्पेशल इफेक्ट ऑन सेल डिवीजन। अगर सेल डिवीजन पे इफेक्ट स्पेशल है तो कहाँ मिलेंगे ये लोग? मेरिस्टेमेटिक रीजन में। मेरिस्टेमेटिक रीजन कहाँ आया? टिप ऑफ रूट या टिप ऑफ शूट। तो बेसिकली साइटोकाइनिन्स मिलते हैं टिप ऑफ रूट में, जहाँ से ये ट्रांसपोर्टेड होते हैं टुवर्ड्स द जाइलम एंड फ्रॉम द जाइलम टू द अदर पार्ट्स. Then what are the functions of cytokinins? So these are the important functions. Now coming back to another plant hormone, that is your abscisic acid. एब्सिसिक एसिड की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट इटसेल्फ सेज दैट इट इज़ अ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन. ऐसा हार्मोन जो प्लांट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है, यानी प्लांट की ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, उसको होने नहीं देता है. तो वो काम किसका होता है? एब्सिसिक एसिड का. इट इज़ फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट में ही एब्सिसिक एसिड आपको मिलेगी, एंड हाईएस्ट अमाउंट में ये किस क्लोरोप्लास्ट में मिलेगी? ऑफ दी सीड्स एंड फ्रूट. एब्सिसिक एसिड सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपको कहाँ प्रेजेंट होगी? सीड्स और फ्रूट्स में. ओके, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एब्सिसिक एसिड? द वेरी फर्स्ट फंक्शन इज इंड्यूस डॉर्मेंसी. अब अगर ये ग्रोथ को रिटार्ड कर रही है, यानी ग्रोथ होने से रोक रही है, तो ये वो सारे फंक्शंस करेगी जो अब तक हमारे ऑक्सिन, जिबरलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स प्रिवेंट करते आए हैं. अब तक हमारे जितने भी 3 हार्मोन्स थे, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन्स एंड जिबरलिन्स, इन सब ने डॉर्मेंसी को प्रिवेंट किया है, यानी डॉर्मेंसी हटा के ग्रोथ ऑफ द प्लांट फ्रॉम द सीड को प्रमोट किया है. बट अब आती है एब्सिसिक एसिड, जो कि एक ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन है. इसका काम क्या है? इसका काम है कि डॉर्मेंसी को इंड्यूस करना. अब ये एक तरह से नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है. डॉर्मेंसी के इंडक्शन से पॉजिटिव थिंग क्या होती है? पॉजिटिव थिंग उसके इंडक्शन से ये होती है कि जो सीड है, ये जो पॉजिटिव थिंग है, ये इसके इंडक्शन से होती है कि सीड की डेसिकेशन होता है. और नेगेटिव थिंग क्या है? कि ग्रोथ
स्टॉप हो जाती है। ओके, तो जस्ट लाइक एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, सिमिलरली इंड्यूसिंग डॉर्मेसी एंड प्रिवेंटिंग डॉर्मेसी ऑल्सो हैज टू साइड्स। डॉर्मेंसी के भी दो साइड होते हैं। पहला साइड जो पॉजिटिव होता है, जो कि डेसिकेशन कॉज करता है। सेकेंड साइड जो नेगेटिव होता है, जो कि प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करता है, उसको प्रिवेंट करता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेसिकेशन? डेसिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच सीड हेल्प्स to be survived in the extreme climatic condition. Seed are helped to be survived in the extreme climatic condition. What does it means? मैंने आपको अभी एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि जो सीड है, ओके, उसके ऊपर कोटिंग हो जाती है एंड वो कोटिंग सीड को एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन, यानी डेजर्ट में समर, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन है, उसमें सर्वाइव होने में ये मदद करती है। तो दैट डेवलपमेंट ऑफ दैट कोटिंग इज नथिंग बट योर desiccation process. Is this thing clear? Now, next thing is it stimulates abscissions. Abscission means falling of leaf. Leaf का गिरना is known as abscission. तो स्टिमुलेट करता है, यानी कि अगर एक प्लांट हेल्दीली ग्रो हो रहा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस प्लांट इज ग्रोइंग हेल्दीली, तो ये उसको बोलता है नहीं, मेरा काम क्या है, मेरा काम है तुम्हारी हेल्दी ग्रोथ को रिटार्ड करना, प्रिवेंट करना। तो आई विल कॉज एब्सेशन सो दैट ऑल ऑफ योर लीव शुड फॉल ऑफ। ओके, next thing is it is also called a stress hormone because it stimulates the opening and closing of stomata. One of the very important point over here, stress hormone, यानी कि ये प्लांट की क्लोरोफिल में ऐसी कंडीशन क्रिएट कर देता है जो इनको रैपिड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पे फोर्स कर दे, कि रैपिडली एक क्लोरोफिल को अपना स्टोमेटा जो है, एक लीफ को अपना स्टोमेटा ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेस हार्मोन दैट इज एब्सिसिक एसिड। सो अब तक हम लोग ने 3 ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स के बारे में देखा था। कौन से थे वो? ऑक्सिन्स, जिबरलिन्स एंड योर साइटोकाइनिन्स। अब हम देख रहे हैं ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स, जो कि है हमारा एब्सिसिक एसिड। ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन कहाँ मिलता है? ये ज़्यादातर फ्रूट्स और सीड्स में एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। फंक्शन क्या होते हैं? इट शुड इंड्यूस डॉर्मेसी। डॉर्मेसी के 2 पहलू होते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव पार्ट क्या होता है? डेसिकेशन, यानी सीड को एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव होने में हेल्प करना। देन सेकेंड नेगेटिव पार्ट होता है ग्रोथ को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट होता है हमारा स्टिमुलेट्स एब्सिशन। एब्सिशन मीन्स द प्रोसेस इन विच द सीड्स फॉल ऑफ। तो इस एब्सिशन को प्रमोट करना और स्टिमुलेट करने का काम होता है हमारा एब्सिसिक एसिड का। देन नेक्स्ट आता है स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन स्टिमुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ योर स्टोमेटा वेरी वेरी रैपिडली। ओके, नाउ वी विल लुक एट अनदर टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन। तो ये हमारे थे 2 टाइप के प्लांट हार्मोन्स। फर्स्ट कौन से थे? 3 growth promoting hormone, auxin, gibberellins and cytokinins. And the next 2 hormones will be there which will retard the growth of the plant, जिनमें से हमने पहला हार्मोन देख लिया है। कौन सा था वो? एब्सिसिक एसिड था। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हार्मोन which is known as your ethylene. So the last plant hormone is known as इथाइलिन। ओके, तो इस प्लांट हार्मोन की स्पेशलिटी क्या है? इथाइलिन इज बेसिकली अ गैस। ये हार्मोन एक तरह की गैस है एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे दिस इथाइलिन इज बेसिकली अ टाइप ऑफ गैस। देन नेक्स्ट, इथाइलिन जो है इट वाज डिस्कवर्ड बाय आर्गेन। ओके, आर्गेन ने इथाइलिन को कैसे डिस्कवर किया? अब एक उसने एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्हें ऑरेंज लिया। ओके, ही हैज़ टेकन एन ऑरेंज, बट दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी ऑरेंज, इट इज़ अ राइपन ऑरेंज। राइपन का मतलब होता है पका हुआ, यानी कि ऐसा फ्रूट जो बहुत ही ज़्यादा दिनों तक रखा है तो वो बहुत ज़्यादा पक जाता है। यानी बोलते हैं हम लोग राइपन एक तरह से बोल सकते हैं बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे स्वीट हो जाना। ओके, यानी कि जो केला है, ठीक है, बनाना की अगर बात करें तो इट इज़ लाइक फ्रेश बनाना कैसा होता है? वाइट इन कलर, बट अगर बनाना के अंदर यू विल फाइंड समथिंग ब्राउन और ब्लैक, तो हम बोलते नहीं ये ज़्यादा पका हुआ केला है। तो सिमिलरली यहाँ पे राइपन ऑरेंज यानी कि बहुत ही ज़्यादा
पक गया है जो ऑरेंज, उसको हम लोग बोलते हैं राइपन ऑरेंज। अब उसने क्या किया, ये राइपन ऑरेंज को उसने रखा एक फ्रेश बनाना के पास। दिस इज योर फ्रेश बनाना, ओके। उसने एक राइपन ऑरेंज को रखा फ्रेश बनाना के पास, एंड आफ्टर सम टाइम्स he noticed, what did he noticed, that जो फ्रेश बनाना था it has converted into ripened banana, it has converted into ripened banana, which means कि कुछ ना कुछ एयर के कारण या कुछ ना कुछ एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस के कारण राइपन ऑरेंज ने अपनी जो राइपन वाली कंडीशन है वो बनाना को ट्रांसफर कर दी। अब वो कंडीशन क्या है, तो वो बेसिकली है हमारी इथिलीन गैस, यानी राइपन ऑरेंज से जो गैस निकल रही थी इथिलीन गैस थी, एंड दैट इथिलीन गैस ऑल्सो कॉजेज द फ्रेश बनाना टू राइप। इज दिस थिंग क्लियर? सो इन दिस वे वो जो गैस थी Argane named it as ethylene gas. Okay, so this was the experiment on how he discovered the ethylene gas. So basically ethylene is produced in fruit. Ethylene produce होता है fruit में ही, and उसका function भी कहाँ होता है, उसका function होता है fruit में। तो हम ऐसा कह सकते हैं उसकी साइट ऑफ प्रोडक्शन या फिर फॉर्मेशन इज इक्वल टू इट्स साइट ऑफ एक्शन, यानी उसकी साइट ऑफ फॉर्मेशन जहां वो फॉर्म हो रहा है इज इक्वल टू द साइट वेयर जहां उसका वर्क हो रहा है। तो बेसिकली इथिलीन कहाँ रहता है, फ्रूट में, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट में। फ्रूट में वो क्या करता है, राइपन कॉज करता है, वहीं पे वो बनता है और वहीं पे उसका एक्शन होता है। देयरफॉर वी कैन से दैट इथिलीन हैज साइट ऑफ फॉर्मेशन इक्वल टू द साइट ऑफ एक्शन। फ्रूट में ही फॉर्म होना और फ्रूट में ही उसका एक्शन हो जाता है। इज दिस थिंग क्लियर? अब व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ इथिलीन? तो इथिलीन इज अ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन, जस्ट लाइक योर एब्सिसिक एसिड, इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ ग्रोथ रिटार्डिंग हार्मोन। तो इथिलीन का फंक्शन क्या होगा, इट विल रिटार्ड द ग्रोथ, इट विल रिटार्ड द ग्रोथ, ठीक है, एपिकल और लेटरल दोनों टाइप से। अनदर थिंग, इट विल एक्सेलरेट द एजिंग इन प्लांट्स, यानी अगर प्लांट्स में सेनेंसिस हो रही है, एजिंग हो रही है, तो उस प्रोसेस को वो और जल्दी करता है ताकि प्लांट और जल्दी एजिंग करे, फॉल ऑफ करे लीफ को और सूख कर खत्म हो जाए। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट योर इथिलीन एंड ऑल्सो अबाउट योर प्लांट हार्मोन्स। तो लेट अस हैव अ बिग क्विक रिकैप। तो अब हम लोग ने प्लांट हार्मोन के बारे में क्या क्या पढ़ा। आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक डिटेल कि कौन से प्लांट हार्मोन कितने एक्सटेंट तक यूजफुल है। तो प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं और ऐसे हार्मोन्स जो प्लांट की ग्रोथ को रिटार्ड करते हैं। ओके, तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स कौन से थे? तो फर्स्ट वाज योर ऑक्सिन, देन योर जिबेरलिन्स and then your cytokinins. Okay, and growth retarding hormones, ऐसे hormones जो growth को retard करते हैं यानी growth होने से prevent करते हैं। Only two type of hormones are like those. First is your abscisic acid and the second one is your ethylene. Okay, so just remember the difference between these three and these two hormones. Okay, next हम लोग अभी बात करने वाले हैं प्लांट के मूवमेंट के बारे में। तो बेसिकली प्लांट में हम लोग ने जब स्टार्टिंग में, अभी इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग ने डिस्कस किया था कि प्लांट जो है वो मूवमेंट किस डायरेक्शन में शो करता है, जिस डायरेक्शन से उसको स्टिमुलस मिलती है। प्लांट उसी डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा जहां से उसको स्टिमुलस यानी कि एक्सटर्नल टच मिलेगा। ओके, हम लोग ने देखा था अभी मूवमेंट ऑफ लीफ टुवर्ड्स दी सनलाइट।
स्टार्टिंग में क्या देखा था हम लोग ने? मूवमेंट ऑफ लीफ टूवर्ड्स द सनलाइट। तो अगर मैं वही एक्सपेरिमेंट की बात करूं, उसी एक्सपेरिमेंट को अगर आप दिमाग में रख के चलें तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स is towards the direction of stimulus, यानी जहां से उसे एक्सटर्नल टच मिल रहा है उसी डायरेक्शन में प्लांट मूव करेगा। और इसी सब्सटेंस को और इसी फिनोमिना भी आप बोल सकते हैं, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? ट्रॉपिज्म, और you can also called it as tropic movements. Okay, tropism is derived from a Greek word which means tropos. ठीक है, ग्रीक में एक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रोपस। ट्रोपस का मतलब ग्रीक में होता है टर्न। ट्रोपस इज अ ग्रीक वर्ड, ओके, विच मीन्स टर्न। तो प्लांट उसी तरफ टर्न करता है जहां पे उसको स्टिमुलस मिलती है। इज दिस थिंग क्लियर? तो अब हम देखेंगे ये जो थर्ड टॉपिक है हमारा, इट इज करंटली बेस्ड ऑन ट्रॉपिक मूवमेंट्स, और इधर आई कुड इजीली कॉल्ड इट एज ट्रॉपिज्म। ओके, अब हम देखेंगे प्लांट में बेसिकली कितने टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट है, यानी कि मैं अगर प्लांट की बात करूं तो कहां से उसको स्टिमुलस मिल सकती है एक्सटर्नली, फ्रॉम हाउ मेनी रीजन्स द प्लांट कुड एक्वायर स्टिमुलस एक्सटर्नली। तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म इज phototropism or phototropic movement. Now what do you mean by phototropism? By the name itself we come to know it is the movement towards light. Phototropism is the movement towards light. जो अभी हम लोग ने स्टार्टिंग चैप्टर के स्टार्ट में देखा था कि if I am taking a plant, okay, मैंने अगर एक प्लांट लिया लाइक दिस, उसको मैंने रखा, पॉटेड प्लांट है, चलो ये पॉटेड प्लांट है यानी पॉट के अंदर प्रेजेंट है, मैंने उसको रखा है इनसाइड ऑफ लाइक मैंने अपनी विंडो के अंदर रखा घर की, और बाहर से आ रही है सनलाइट। तो ये जो प्लांट की लीफ है विल बेंड टूवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट रिसीविंग द स्टिमुलस, यानी इस प्लांट की लीफ विल बेंड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, बट जो रूट्स हैं, रूट्स विल ग्रो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट। एंड बाय दीज टू मूवमेंट्स वी कम टू अ कंक्लूजन दैट shoots are positively phototropic, यानी कि they will move towards phototropic, they will move towards the direction from where the sunlight is coming from, and the roots are negatively phototropic. Okay, the roots are negatively phototropic and the shoots are positively phototropic. ओके, अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इसी पॉटेड प्लांट को आई हैव केप्ट इन एन इन्वर्टेड डायरेक्शन, यानी कि अब मैंने इस पॉटेड प्लांट को इन्वर्टेड डायरेक्शन में रख दिया। ऐसे कुछ इस तरीके से मैंने इस पॉटेड प्लांट को रखा। तो एट द बिगिनिंग सब लीव्स भी ऐसे ही थी, लाइक डाउनफॉल पोजीशन में, बट जैसे ही ये सनलाइट इन लीव्स के ऊपर पड़ी, जैसे ही सनलाइट लीव्स पे आई तो द लीव्स हैज बेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, लीफ हैज बेंड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और जब लीफ अपवर्ड डायरेक्शन में गई तो रूट्स जो है दे आर स्टिल टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन किस वजह से है? ड्यू टू ज्योग्राफिक मूवमेंट, ड्यू टू, यू कैन ऑल्सो से ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटोट्रॉफिक मूवमेंट। तो फोटोट्रॉपिज्म की जगह अब हम पढ़ रहे हैं जियोट्रॉपिज्म, मूवमेंट टुवर्ड्स द ग्रेविटी,
जियोट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेविटी, और इसी जियोट्रॉपिज्म को मैं एक और नाम से बुला सकती हूँ विच इज कॉल्ड एज ग्रेविटोट्रॉपिज्म. तो ईदर यू कैन कॉल इट इज जियोट्रॉपिज्म और ईदर यू कैन कॉल इट ग्रेविटोट्रॉपिज्म, वन एंड दी सेम थिंग. तो मूवमेंट टूवर्ड्स द ग्रेविटी इज नोन एज जियोट्रॉपिज्म एंड विच इज एग्जैक्टली शोन ओवर हियर इन दिस एग्जाम्पल कि जो शूट है वो होती हैं, शूट्स आर, अच्छा मैं अगर ये कर लूं, shoots here are negatively, shoots here are negatively geotropic, positively phototropic, but ग्रेविटी से अपार्ट मूव कर रही है, यानी ग्रेविटी इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है बट लीव्स जो है वो मूव कर रही है इन अनदर डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में. तो शूट्स आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड the roots are positively geotropic. Okay, this is your second tropic movement which is known as geotropism. Geotropism is the movement towards the gravity. अगर इस एग्जाम्पल में हम देखें तो the movement of shoots towards the sun is known as the मूवमेंट ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, यानी शूट्स अगर सन की तरफ मूव कर रही हैं तो फोटोट्रॉपिज्म हुआ, और फोटोट्रॉपिज्म की वजह से जो रूट्स का मूवमेंट है वो शो होता है नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, यानी कि जो हमारी ग्रेविटी है उसके अबव मूव कर रही हैं. ओके, तो शूट्स विल मूव इन द नेगेटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट एंड रूट्स विल मूव इन द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज योर हाइड्रोट्रॉपिज्म. Hydrotropism. Hydrotropism means movement towards the water. Movement towards the water. अब बेसिकली वाटर की ज़रूरत किसको होती है, यहाँ पे एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं. तो वाटर की ज़रूरत होती है रूट्स वाले रीजन को एंड शूट्स वाले रीजन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाटर कंटेंट से ज़्यादा. तो रूट्स आर पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, roots are positively hydrotropic and shoots are negatively hydrotropic. Okay, shoots do not move towards the direction from where the water is coming, but root does move. Okay, so this was your third type of movement, that is your hydrotropism. I hope so hydrotropism आप लोगों को clear हो गया होगा, very basic movement. अब हम आते हैं the fourth type of movement, that is your fourth type of movement, that is your thigmotropism. Thigmotropism means your movement towards the stimulus, movement towards the stimulus. अब ये थिग्मोट्रोपिज्म मूवमेंट समझने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर मैंने एक ग्रेप की वाइन ली है, देयर इज अ सपोर्ट अराउंड विच आई हैव अ ग्रेप वाइन. ओके, आई हैव अ ग्रेप वाइन, और ये ग्रेप वाइन की जो टेंड्रिल्स हैं दे आर कॉइलिंग इटसेल्फ अराउंड दिस स्टेम. ये जो ग्रेप वाइन की क्या है, टेंड्रिल्स हैं, ये कॉइल कर रही हैं अपने आप को अराउंड दिस स्टेम एंड दिस टेंड्रिल्स कॉइल्स टू acquire the support. Okay, so this is your thigmotropism, the movement towards the stimulus. यानी कि एक तरह से ये जो स्टेम है, ये जो सपोर्ट है, ये एक्ट कर रहा है स्टिमुलस की तरह, यानी एक्सटर्नल ऐसा स्टिमुलस जो टेंड्रिल्स को बोल रहा है यू कैन रिलाई ऑन मी फॉर सपोर्ट. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट जो अब हम देखने जा रहे हैं, अभी अब हमने कितने टाइप ऑफ मूवमेंट्स खत्म किए. सबसे पहला था हमारा फोटोट्रोपिज्म, देन था हमारा जियोट्रोपिज्म, देन हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म, एंड द लास्ट मूवमेंट इज योर कीमोट्रोपिज्म. द लास्ट मूवमेंट इज योर कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट टूवर्ड्स द केमिकल हार्मोन्स और मूवमेंट टूवर्ड्स द केमिकल सब्सटेंस. ओके, यहाँ पे बेसिकली कीमोट्रोपिज्म क्या होता है, यू हैव दिस, आपने ये देखा ही होगा, यू हैव सीन दिस स्ट्रक्चर विच इज नोन एज स्टिग्मा स्टाइल एंड दिस वन इज योर ओवरी. ओके, सो स्टिग्मा से देर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट एमर्जेस विच इज नोन एज पोलन ट्यूब. अब ये पोलन ट्यूब जो है
Why does it always ends over here? Why does it always ends over here and why does it even elongates? तो पोलन ट्यूब जो है वो इलोंगेट होती है यानी मूव करती है टूवर्ड्स द शुगर एंड पेंटोस secreted by the next cell of the ovules. next cells ovules के next cell से जो sugar और pentose secrete होते हैं, the pollen tube elongates and move towards that position. और इसी movement को हम बोलते हैं chemotropism. यानी sugar और pentose एक तरह के chemical हैं and the movement of pollen tube towards the chemical is known as chemotropism. Another example for this is fungi or bacteria. Fungi move towards the area with more food. इस एरिया में मूव करती हैं जहाँ पे फूड कंटेंट ज़्यादा हो. ओके, सो विद दिस थिंग हम लोग ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. इस चैप्टर की शुरुआत हम लोग ने कैसे की थी? तो वी स्टडीड अबाउट दी फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं. देन वी स्टडीड अबाउट दी 2 टाइप ऑफ प्लांट हार्मोन्स. The first one is your growth stimulant, which are auxins, gibberellins, cytokinins, and the other one is your growth inhibitors, which are abscisic acid and ethylene. And later on we studied about the tropic movements, which are of following types: phototropism, geotropism, hydrotropism, thigmotropism, and the last one is your chemotropism. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. Do join our channel and subscribe to it. And for more other videos, do visit our channel playlist. Okay. So I hope so आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. Thank you for watching this video. Hope to see you in the next session.